जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी लोग आ जाएं फटाफट से, आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों, जिन भी साथियों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है सेल्फ स्टडी क्लासेस का, वो प्लीज सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड जरूर कर लें और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। इस प्रकार से दोस्तों, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, ये प्ले स्टोर से आपको यहां पर डाउनलोड करना है और इस पर हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण का कंप्लीट कोर्स, चाहे यूजीसी नेट एग्जाम हो, चाहे टेट एग्जाम हो, चाहे यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, मास्टर कैडर, एच टेट या एचपी टेट एग्जाम हो या यूकेएलटी एग्जाम हो, सभी के लिए हिंदी साहित्य कंप्लीट कोर्स यहां पर उपलब्ध है। और ये मात्र दोस्तों अभी 1200 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है, जहां पर आपको विस्तृत अध्ययन भी कराया जाएगा, ट्रिक की वीडियो भी आपको दिए जाएंगे, जो आपको पूरा जो सिलेबस है वो याद भी करवा देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, लाइव क्लास भी जहां पर आपको मिलेंगी साथियों, और हर टॉपिक के बाद टेस्ट भी आपको मिलेगा। जैसे हमने आदिकाल कंप्लीट कर लिया, फिर आदिकाल का आपको टेस्ट करवाया जाएगा। जैसे कल ज्वाइन जो पेड मेंबर हैं उनका टेस्ट है कल सुबह 8 बजे से, है ना। तो आप भी जुड़ सकते हैं ऐसे दोस्तों, टेस्ट में आप भी सहभागी बन सकते हैं। ठीक है, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन यानी कि आज का पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? वैशाली शर्मा जी, राज त्रिपाठी, लालदास प्रजापति जी। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र, तितली, कंकाल या फिर इरावती। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? और साथियों, जब उपन्यास हम पढ़ते हैं तो बोले सर उपन्यास को 3 भागों में बांटा गया। प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास, प्रेमचंद युग के उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यास, ये 3 भागों में प्रेम उपन्यास के विकास को समेटा गया दोस्तों। और जयशंकर प्रसाद की जब बात आती है तो जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे हैं दोस्तों। सबसे पहला इनका कंकाल उपन्यास है, फिर तितली उपन्यास है, फिर इरावती उपन्यास है, और इरावती इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है। इरावती इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्न में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया? दोस्तों, ये जो कंकाल है, कंकाल ये पाप और पुण्य की समस्या को लेकर के उठाया गया है। बोले आपको पता है कंकाल मतलब अपन बोलते ना कि यार ये तो भूत है, भूतों के कंकाल देखे ना आपने, कंकाल भूतों के। और दोस्तों, पुण्य और पाप से व्यक्ति भूत और मनुष्य बनता है। तो कंकाल काहे से बनते? बोले सर पुण्य और पाप का खेल है ये। तो पुण्य और पाप की समस्या को किस उपन्यास में उठाया गया? कंकाल में उठाया गया। और कंकाल ये दोस्तों जयशंकर प्रसाद का प्रथम उपन्यास माना जाता है, ये भी याद रखना। और दोस्तों, जो चित्रलेखा उपन्यास है, इसमें इस समस्या को उठाया गया है ना। और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास माना जाता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भी अपन ने पढ़ा था, है ना, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किससे कहा जा सकता है? दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 110 में बताना है। विमलेश कुमारी और ममता यादव, सीमा त्रिपाठी जी। और जो भी साथी दोस्तों कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, कोर्स से व्यवस्थित पढ़ना चाहते हैं, एक एक चीज की ट्रिक याद करना चाहते हैं, क्वेश्चन याद हो, ऐसी ट्रिक आप सीखना चाहते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और वहां पर ज्वाइन कोर्स को, पेड कोर्स को ले सकते हैं। और मनोवैज्ञानिक उपन्यास की जब बात आती है, बोले सर मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार तो ईलाचंद्र जोशी भी हैं, जैनेन्द्र कुमार भी हैं, अज्ञेय भी हैं, ये तीनों तो हैं, लेकिन यहां पर किसे कहा जा सकता? और ये जो प्रश्न है वो कैसा प्रश्न है दोस्तों? ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि ईलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज, ये दोस्तों मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं, इसलिए ये प्रश्न गलत हो जाता है। फिर 111 का आंसर आपको चयन करना है। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? गुलाम मंडी यानी कि प्रश्न क्रमांक 111। मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ माझी या फिर निर्मला भोराड़िया।
गुलाम मंडी, गुलाम मंडी का उत्तर बताना है। गुलाम मंडी, ये दोस्तों जल्दी से बताओ। बोले सर निर्मला गुलाम है। निर्मला सत्सई एक उपन्यास पढ़ा है पन्ना। निर्मला एक उपन्यास पढ़ा है प्रेमचंद जी का, 1927 का पढ़ा है कि नहीं? और निर्मला कैसी है? बोले सर गुलाम है। तो गुलाम है तो ये गुलाम मंडी उपन्यास भी किसका होगा? गुलाम मंडी उपन्यास भी निर्मला भुरारिया, यानी कि आपका जो डी नंबर है गुलाम मंडी, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से हंसते हंसते पढ़ते चलो, है ना। यहां पर आते हैं दोस्तों, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला जी हैं और दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? ये भी आपको बताना है ना। वो वाला नहीं पे सोच लेना, बोले सर सामने वाली खिड़की में, है ना। ये दीवार में एक खिड़की है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास किसका है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास किसका है? हिंदी पाठशाला श्याम भवन जी। प्रश्न क्रमांक 112 में हमें चयन करना है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, और उत्तर आपने बिल्कुल सही चयन किया है। बोले सर 112 की अगर बात करोगे कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है किसका? विनोद कुमार शुक्ल का ये उपन्यास है, हिंदी मस्ती जी। दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आप सभी ने बिल्कुल सही बताया है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना विनोद कुमार शुक्ल ने दोस्तों 1979 में की थी, है ना। ये भी आपको याद रख लेना है। ये विनोद कुमार शुक्ल, नौकर की कमीज है, 1979। ठीक है। भूतनाथ उपन्यास के लेखक कौन है? भूतनाथ उपन्यास, बोले सर भूतनाथ उपन्यास की बात मत करो, अगर भूत लग जाए, आपने देखा होगा भूत, बोले सर भूत लग गए, फिर हम किसके पास जाते? बोले देव के पास चलो, देवी देवता के पास जाते हैं फिर हम, है ना। अगर भूत लग गए तो कहां जाते हैं? फिर देवी देवता के पास जाते हैं। तो ये भूतनाथ उपन्यास किसका होगा? आपको पता है कि अधूरा उपन्यास माना जाता है इनका, किनका? देवकीनंदन खत्री का भूतनाथ उपन्यास अधूरा उपन्यास माना जाता है। फिर इनके पुत्र थे दुर्गा प्रसाद, है ना, दुर्गा प्रसाद खत्री, उन्होंने इसको पूर्ण किया था भूतनाथ को, ये भी याद रख लेना। तो ये देवकीनंदन खत्री का भूतनाथ उपन्यास अपूर्ण उपन्यास माना जाता है, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। और देवकीनंदन जो खत्री हैं दोस्तों, इनके जो उपन्यास हैं वो कौन कौन से हैं? नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, है ना, चंद्रकांता, संतति, काजर की कोठरी, ये उपन्यास इनके माने जाते हैं दोस्तों। कौन? देवकीनंदन खत्री के। भूतनाथ उपन्यास भी इन्हीं का है, और भूतनाथ उपन्यास इनका क्या माना जाता है? भूतनाथ उपन्यास, ये उपन्यास अपूर्ण माना जाता है। याद रखना, गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? बोले सर गली आगे मुड़ती है और सीधे गली आगे मुड़ती है और सीधे कहां जाती है? शिव के मंदिर जाती है। गली आगे मुड़ती है और सीधे शिव के मंदिर जाती है। तो गली आगे मुड़ती है उपन्यास के लेखक कौन है? गली आगे मुड़ती है और सीधे शिव के मंदिर जाती है। गली आगे मुड़ती है और सीधे शिव के मंदिर जाती है। तो उपन्यास के लेखक नामवार से होंगे कि शिव प्रसाद से होंगे? बोले सर उत्तर हो जाएगा क्या? शिव प्रसाद से हैं। गली आगे मुड़ती है और सीधी शिव के पास जाती है, तो शिव प्रसाद से, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बी नंबर कैलाश जोशी जी, कांति, विजय जी, सोनू जी, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे। गली आगे मुड़ती है और शिव के पास जाती है। ठीक है, ये भी याद रख लेना। और शिव प्रसाद सिंह का एक अलग अलग बैतरणी और नीला चांद उपन्यास भी है। और दोस्तों आपने शिव जी की फोटो देखी होगी, शिव जी की मूर्ति देखी होगी, उनके ऊपर यहां मस्तिष्क पर एक चांद बना रहता है, चांद। बोले सर नीला चांद की अगर बात करोगे तो ये तो शिव जी के मस्तिष्क पर बना है। किसके? शिव जी के। नीला चांद किसके मस्तिष्क पर बना है? शिव जी के, है ना, चांद बना है शिव जी के। तो ये नीला चांद के रचनाकार शिव, यानी कि शिव प्रसाद से हैं। अलग अलग बैतरणी
शिव प्रसाद सिंह आगे गली मुड़ती है और सीधे शिव के पास जाती है तो शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। यहां पर आते हैं, यहां पर चलते हैं और यहां पर नीला चांद उपन्यास के लेखक फिर पूछ लिया गया आपसे 115 में नीला चांद उपन्यास के लेखक पूछ लिया गया, तो 115 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 115 का आपको बताना है। 115 का आंसर क्या हो जाएगा? नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? नीला चांद उपन्यास के लेखक आपको बताना है और उत्तर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सर नीला चांद उपन्यास की बात करोगे तो उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि नीला चांद उपन्यास, नीला चांद तो शिव जी के मस्तिष्क पर बना हुआ है ना, तो नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद का है। किसका है? शिव प्रसाद का। तो ये नीला चांद यहां पर डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही होगा। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी। अभी तक दोस्तों आपने नूतन ब्रह्मचारी पढ़ा क्या? बोले सर नूतन ब्रह्मचारी तो नहीं पढ़ा, लेकिन बाल ब्रह्मचारी जरूर पढ़ा है। पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने बाल ब्रह्मचारी पढ़ा होगा, है ना। तो इस पर हम इसको नूतन को बोले सर थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए अलग कर दो, बाल लगा दो, है ना, बाल ब्रह्मचारी। तो यहां पर हो गया बाल, तो बाल से बनेगा बाल कृष्ण भट्ट, बाल से बनेगा बाल कृष्ण भट्ट, है ना। और बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी या बाल ब्रह्मचारी, यानी कि नूतन ब्रह्मचारी, ये बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। और दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था 1844 में, और बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के, भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ जो है लेखक माने जाते हैं। कौन? बाल कृष्ण भट्ट। और इनके बाद आता है भारतेंदु जी का नंबर, जिनका जन्म हुआ था भारतेंदु जी का 1850 में और बाल कृष्ण भट्ट का हुआ था 1844 में, है ना। तो सबसे वरिष्ठ कौन माने जाते हैं? बाल कृष्ण भट्ट माने जाते हैं। भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य भट्ट जी ने नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास इन्होंने लिखा है, तो इनको याद करेंगे। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? प्रेमचंद जी, बाल कृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी या फिर लज्जा राम मेहता, यानी कि 117 का आपको आंसर बताना है। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? प्रश्न क्रमांक 170 में पिताजी अंश यादव, मंजू यादव जी, और यहां पर 100 अजान और एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक। दोस्तों जब आप पेड कोर्स लेते हैं तो ऐसी बहुत सारी ट्रिकें आपको बिल्कुल मिलती हैं, बहुत सारी ट्रिकें आप तक पहुंचाई जाती हैं। जैसे बोले सर 100 अजान एक सुजान को कैसे याद रखें? 100 अजान एक सुजान को कैसे याद रखेंगे? बोले सर 100 अजान और एक सुजान, 100 अजान, जरा गौर करो, 100 अजान और एक सुजान। बोले सुजान में ऐसा क्या था? सुजान में ऐसा क्या था? बोले सर सुजान के बाल बहुत अच्छे थे, सुजान के बाल बहुत अच्छे थे। तो एक सुजान, 100 अजान और एक सुजान के रचनाकार कौन होंगे? बोले बाल अच्छे थे तो बाल कृष्ण भट्ट, बाल अच्छे थे तो बाल कृष्ण भट्ट, है ना। इस प्रकार से बी नंबर बिल्कुल सही होगा। नूतन ब्रह्मचारी जो पेड मेंबर हैं उनको पता है कि सर कैसे याद करते हैं और कैसे याद होता है ना। कभी ना भूलने वाली ट्रिक, नूतन ब्रह्मचारी को लगा दो बाल ब्रह्मचारी, तो बाल से बनेगा बाल कृष्ण भट्ट और ब्रह्मचारी से बाल कृष्ण भट्ट का ये उपन्यास होगा और बी नंबर उपन्यास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल बताना है दोस्तों, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 119, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? और 119 का आपका विजय कुमार जी, रोमा जी, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बताना है हेम जी, प्रमोद जी, उत्तर बिल्कुल सही होगा। बोले सर ये सांप्रदायिकता से संबंधित है काला जल, और ये जो है गुलशेखर खां सानी का बहुचर्चित उपन्यास है जो 1965 में काला जल बिल आखिर नाम से प्रकाशित हुआ था। ये सांप्रदायिकता से संबंधित है और गुलशेखर खां सानी की ये बहुचर्चित उपन्यास माना जाता है। इसको याद रखेंगे। फिर बढ़ जाते हैं थोड़ी सी आगे और फिर अपना क्वेश्चन आ जाता है
काला जल उपन्यास के लेखक, तो काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? सानी। सानी 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 गाना नाम सुना है ना तुमने, सॉन्ग सानी सानी सानी। और एक सानी बनता है क्या? एक सानी बनती है, वो गन्यों बैलों को खवाते ना सानी। बोले सर सानी में काला जल नहीं मिलाना, है ना, सानी में काला जल नहीं मिलाना। आप लोग देखते होंगे अगर आपके घर गैया और बैल होंगे तो सानी बनाते, उनको सानी रखते खाने के लिए। तो सानी में काला जल नहीं मिलाना है, सानी में काला जल नहीं मिलाना। तो काला जल के लेखक होंगे सानी, सानी होंगे सानी। ठीक है। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? 121। 121 का बताना। मृगनयनी उपन्यास की रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा, रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन या फिर चतुरसेन शास्त्री। मृगनयनी सभी लोग बताना है। वृंदावन के लाल की मृगनयनी के जैसी आंखें थी। कैसी आंखें थी? बोले सर जो वृंदावन के लाल थे उनकी आंखें बिल्कुल मृग के नयन के जैसी थी, मृग के नयन के जैसी थी। किसकी? वृंदावन के लाल की आंखें या नयन मृगनयनी थी, मृगनयनी। वृंदावन के लाल की मृगनयनी, मृगनयनी यानी कि मृग के जैसे नयन, है ना। तो किसकी? वृंदावन लाल वर्मा। और वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी उपन्यास 1950 का है। और वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। कौन? ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा। इनको याद रखेंगे। इनके लगन, संगम, संगम, प्रेम की भेंट, गढ़ कुंठार, कुंडली चक्र, विराटा की पद्मनी, झांसी की रानी, है ना, कचनार, अमरबेल। ये झांसी की रानी दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो झांसी की रानी है, जो काव्य रचना है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। काव्य रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। लेकिन जब उपन्यास की बात आती है तो ये वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है झांसी की रानी, गढ़ कुंठार, कुंडली चक्रगढ़, विराटा की पद्मिनी और मृगनयनी। मृगनयनी ये उपन्यास किसके हैं? बोले सर उपन्यास तो ये वृंदावन लाल वर्मा के हैं। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? ठेठ हिंदी में, और आपने पढ़ा है, बोले ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ आपको पता होगा। ठेठ हिंदी का ठाठ दोस्तों आपने पढ़ा होगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पढ़ा था आपने, प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास हरिऔध जी का उपन्यास है। खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास है। और ठेठ हिंदी का ठाठ यानी कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले जो है वो है हरिऔध जी। अयोध्या से उपाध्याय, हरिऔध जी। और डी नंबर बिल्कुल सही है। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध में उपन्यास लेखन की प्रतिभा नहीं थी। इनके उपन्यास अध खिला फूल में धार्मिक अंधविश्वासों का दुष्परिणाम दिखाया गया। ठेठ हिंदी का ठाठ प्रसिद्ध रचना है, किंतु इसमें कथा विन्यास की अपेक्षा भाषा के विशिष्ट प्रयोग का जो है लेखन की अधिक दृष्टि रही है। तो दोस्तों आपने पढ़ी होंगी ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, है ना। ये सभी जो उपन्यास हैं वो किसके हैं? वो किसके हैं? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध के। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध के हैं। ये इनके पूरे उपन्यास में इतनी अच्छी ट्रिक से आपको बता दूंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। और यहां पर ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास भी दिया है कि इसकी रचना किसने की है। इसकी रचना किसने की है? हिंदी पाठशाला। प्रश्न क्रमांक 123 का आंसर चयन करना है। रोमा जी, अरुण जी, अर्चना जी। 123 में ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास बोले सर ये हरिऔध का है। हरिऔध का यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? और श्यामा स्वप्न तो आपने पढ़ा है ना, ये पढ़ा है पद्यात्मक भावभूमि। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? श्रीनिवास दास ने। बोले सर श्रीनिवास दास ने तो परीक्षा गुरु लिखा, इनको कट कर दो, है ना। भारतेंदु जी ने लिखा नहीं, है ना। और राजा लक्ष्मण सेन ने भी नहीं लिखा। तो उत्तर आपका श्यामा। श्याम आया है श्याम। और बोले सर श्याम का पर्यायवाची होता है मोहन, है ना। तो श्याम का पर्यायवाची होता है मोहन। तो श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न की रचनाकार बोले सर ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है श्यामा स्वप्न। और बी नंबर आपका श्यामा स्वप्न बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आगे आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं।
थोड़ा सा और आगे आते हैं और देखते हैं कि ठाकुर जगमोहन सिंह ने 1857 से 1899 ईस्वी के मध्य विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे और काशी में संस्कृत एवं अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की है। अब त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। त्यागपत्र हो, परख हो, सुनीता हो या मुक्तिबोध हो। दोस्तों ये उपन्यास किसके माने जाते हैं? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बोले सर मुक्तिबोध उपन्यास किसका है? आप बोलोगे सर अभी तक तो मैंने मुक्तिबोध का नाम सुना था, मुक्तिबोध का कवि का नाम सुना था, लेकिन ये रचना कहां से आ गई? तो मुक्तिबोध पूछा जाता है, हमेशा नोट्स कर लेना, स्टार लगा लेना। मुक्तिबोध उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है। मुक्तिबोध उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है और त्यागपत्र उपन्यास भी जैनेन्द्र कुमार का है। ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है, याद रखो साहब, है ना। त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है ना। और त्यागपत्र के लेखक चाहे इनका परख हो, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, तपोभूमि या फिर मुक्तिबोध हो, ये सारे उपन्यास दोस्तों जैनेन्द्र कुमार जी के हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। और आपको पता है जैनेन्द्र कुमार जैन इनका पूरा नाम है और जैनेन्द्र कुमार जैन जो हैं, और जैन लोग पता है जैन लोगों का एक धर्म है त्याग धर्म है ना। तो त्याग से बनेगा ये क्या? त्यागपत्र। बोले मैंने संपत्ति को त्यागपत्र दे दिया, तो त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना? शुक्ल जी ने माना। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता कि आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास किसे माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास किसे माना? तो आपका उत्तर होता, क्या उत्तर होता साथियों? क्या उत्तर होता? उत्तर होता क्या? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु 1882 का दोस्तों, 1882 का इसका रचना काल माना जाता है परीक्षा गुरु का। और बोले सर आजकल तो परीक्षा कहां पर हो रही है? निवास पर हो रही है। आजकल तो परीक्षा निवास पर हो रही है, इसलिए श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु उपन्यास हिंदी का प्रथम उपन्यास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम उपन्यास कहा। और ये दोस्तों परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था, इसको याद रखोगे, ठीक है। और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास अगर इस प्रकार से भी पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो यह भी आपको चयन करना है। परीक्षा गुरु, भागवती या फिर नूतन ब्रह्मचारी, सभी लोग बताएंगे चयन करके। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? और जो भी साथी चाहते हैं कि सर मैं आपकी पेड क्लास में पढ़ना चाहता हूं और मेरी तैयारी को इतना अच्छा बनाना चाहता हूं कि मेरी 0 से लेकर 100% तक जो तैयारी है वो हो, तो आप पेड मेंबर बन के आप पेड कोर्स लेकर के इस तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं, है ना। और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बोले परीक्षा गुरु है श्रीनिवास दास का, इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको सभी को याद रखना है। फिर बढ़ते हैं दोस्तों आगे और आगे पढ़ते हैं कि परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? साथियों जो अपना पेड कोर्स है, उस पेड कोर्स में आपको टॉपिक वाइज क्या करवाया जाता है? कंप्लीट कोर्स करवाया जाता है। जैसे कल आदिकाल का टेस्ट होने वाला है पेड मेंबर वालों का, सबसे पहले आपको कोर्स करवाया जाता है, फिर उसके बाद टेस्ट होता है ना। तो आपको पता है कि कल आदिकाल का टेस्ट है, आदिकाल में कितने लोगों की बाजी कौन कौन मारता है पेड मेंबर में, कल उनका रिजल्ट भी आएगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन आया है, ये सारी चीजें भी वहां पर बताई जाएंगी। और परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? तो वो किया है आचार्य शुक्ल ने। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? ये तो कई बार आपसे पूछा गया है और आपसे पूछा गया है 129 में, तो लाला श्रीनिवास दास। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है, यह भी आपको बताना है। प्रतिमा दुबे जी, जुगनू जी, विजय जी, बाल गोविंद सिंह जी। दोस्तों एक टेलीग्राम ग्रुप है पेड मेंबर का, जहां पर दिन भर टेस्ट चलते हैं और लगभग एक दिन में 500-400 प्रश्नों को कवर किया जाता है ना। एक दिन में 400 प्रश्नों को कवर किया जाता है, 400 प्रश्नों का टेस्ट होता है, जहां पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं
और सारे बच्चों को 5-5 प्रश्न टेस्ट के रूप में देना होता है। इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे जब 5-5 प्रश्न देते हैं तो ये टेस्ट सीरीज हो जाती है 400 प्रश्न की, और रोज जब 400 प्रश्न ये पढ़ते हैं, टेस्ट लगाते हैं, तो निश्चित ही दोस्तों उनका अध्ययन क्या होगा और आपका अध्ययन क्या होगा। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1882 में, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, ये उपन्यास देवकीनंदन खत्री जी के माने जाते हैं। दोस्तों आपने पढ़े होंगे और ये आपको पता होनी चाहिए कि किसने प्रथम उपन्यास माना है चंद्रकांता को। चंद्रकांता को प्रथम उपन्यास किसने माना है, ये आप सभी लोग बताएंगे। और देवकीनंदन खत्री जी ने के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास जो माना है वो माना है डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने, यानी डी नंबर आपका डॉक्टर श्री कृष्ण लाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी रक्षा राम जी, सुनीता जी, विकास जी, बिल्कुल सही चयन किया है आपने। बोले सर देवकीनंदन खत्री की अगर बात करोगे तो चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास श्री कृष्ण लाल ने माना है, याद रख लेना। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु उपन्यास को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना, जिसके लेखक श्रीनिवास दास हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इनको भी हमें याद रखना है, पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा को। फिर हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास किसका है? उर्मिला देवी जी, अभिषेक जी, प्रश्न क्रमांक 132। और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? ऐतिहासिक उपन्यास बताना है आपको। दोस्तों पता होगा कि ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन माने जाते हैं, तो यह भी आपको पता होगा कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक जो उपन्यास है वो ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारिणी। हृदय हारिणी यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, हृदय हारिणी सी नंबर। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी है, जिसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। और आपको पता है कि किशोरी लाल गोस्वामी ऐतिहासिक उपन्यासकार भी हैं, सामाजिक उपन्यासकार भी है ना। इनको याद रख लेना, किशोरी लाल गोस्वामी साहब को। और इन्होंने हृदय हारिणी उपन्यास लिखा, जो कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको चयन करना है। फिर बढ़ते हैं दोस्तों आगे उपन्यास में। झीनी झीनी बीनी बीनी चंदरिया, झीनी झीनी बीनी चंदरिया किस उपन्यास की रचना है? कई बार पूछा गया है। 133 का आंसर बताना है। 133 झीनी झीनी बीनी चंदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? ये सभी लोग चयन करेंगे और उत्तर आपका क्या हो जाएगा? झीनी झीनी बीनी चंदरिया उपन्यास किसका है? बोले सर ये उपन्यास जो झीनी झीनी आपने पूछा है ये है अब्दुल बिस्मिल्लाह, अब्दुल बिस्मिल्लाह की का उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। ये अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब का ये दोस्तों क्या है? उपन्यास है झीनी झीनी बीनी बीनी चंदरिया। 1986 अब्दुल बिस्मिल्लाह की औपन्यासिक कृति है। और इस उपन्यास में बनारस के बुनकरों का जीवन यथार्थ पूरी संश्लिष्टता में सजीव उठा है, जिसमें गरीब निम्न मध्य वर्गीय जुलाहों के शोषण की कहानी। इनके अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं, है ना? बिस्मिल्लाह साहब के समर शेष, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें, ये उपन्यास माने जाते हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चंदरिया में किसका चित्रण किया गया है? यहां पर 134 में पूछ लिया गया है। रेखा बोरा जी, मयंक जी, प्रश्न क्रमांक 134 का उत्तर आपको चयन करना है। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चंदरिया इस उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? कबीर के जीवन काल का चित्रण इसमें किया गया है, या फिर भारत की सांप्रदायिक समस्या का, बुनकरों के जीवन संघर्ष का, या इनमें से कोई नहीं। नीचे नंबर भी चल रहा है दोस्तों, अगर जिसको भी पेड कोर्स लेना है वो कांटेक्ट कर सकता है। और ऐप को आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है। और इसमें जो झीनी झीनी बीनी चंदरिया है, इसमें बुनकरों के जीवन का संघर्ष दोस्तों है, ये भी याद रखना। सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी
बोले सर जोश में आके सन्यासी बन जाते हैं कुछ लोग। जोश में आके जयशंकर प्रसाद को इन्होंने छायावाद का आधार स्तंभ, छायावाद का प्रवर्तक कह दिया। किसने कह दिया? बोले सर जोश में आकर सन्यासी बन जाते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में अगर लड़ाई हो गई, तो जोश में आकर, घर में अगर लड़ाई हो गई तो जोश में आकर सन्यासी बन गए। बोले मैं सन्यासी बन जाता हूं। तो सन्यासी जो औपन्यासिक कृति है ये किसकी हो जाएगी? तो एक कृति हो जाएगी जोशी साहब की, ईलाचंद्र जोशी साहब की, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ईलाचंद जोशी। यश रत्ती जी, सन्यासी ईलाचंद जोशी का एक औपन्यासिक कृति है और ईलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित तथा जहाज का पंछी इनके उपन्यास माने जाते हैं। और पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? यानी कि 136 पे आपको चयन करना है विक्की जी। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर विनोबा भावे पर। यानी कि 136 में आपको चयन करना है। सानू सिंह जी, उत्तर क्या हो जाएगा? भावना जी, प्रश्न क्रमांक 136 में। और 36 में आपको बताना है कि 36 का आपका महात्मा गांधी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोर्स की फीस रखी है दोस्तों 30 तारीख तक 1200 रुपए है आपकी कोर्स की फीस, है ना। एक साल तक ये कोर्स वैलिड रहेगा, कोर्स लॉन्च के एक साल तक ये कोर्स वैलिड रहेगा। यानी कि अभी से आप पढ़ाई करोगे तो ये एक साल तक आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। इसको याद रखो। पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी अनुभव पर आधारित है और इसके लेखक हैं गिरिराज किशोर। पहला गिरमिटिया, यहां पर भी गिर और यहां पर भी गिरिराज किशोर, ठीक है। तो गिरिराज किशोर आपको याद रख लेना, ठीक है। तो यहां पर महात्मा गांधी के पर आधारित है पहला गिरमिटिया और गिरिराज किशोर का है, गिरिराज किशोर भी आपको याद रखना है। फिर यहां पर आ जाते हैं दोस्तों, यहां पर पढ़ेंगे हम पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? पहला गिर यहां पर गिर आया तो यहां पर भी गिर आएगा, है ना। तो ये देखो, इसको जोड़ी मिलान कर दो। बोले सर गिर और गिर, तो पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर, है ना। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का है। और बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? आपको पता होगा दोस्तों, जो बयां पक्षी होता है उसका घोंसला होता है लालटेन के जैसा, लालटेन रहता है ऐसे लालटेन के जैसा लटकता रहता है बयां पक्षी का घोंसला। और उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? बोले सर बयां का घोंसला ऐसा रहता है जैसा खजाना नहीं रहता, खजाना। बोले उसमें लक्ष्मी रख दो, क्या रख दो? लक्ष्मी। बयां के घोंसले में लक्ष्मी रख दो, लेखा जी, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये सभी लोग याद रखेंगे। बयां का घोंसला उपन्यास ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। लक्ष्मी रख दो, बयां के घोंसले में लक्ष्मी रखना है। केवल बयां का घोंसला पूछा गया। बयां का घोंसला और सांप है, इसका पूरा नाम बयां का घोंसला और सांप है दोस्तों। बयां का घोंसला और सांप है इसका पूरा नाम, है ना। इसको याद रखोगे। ये लक्ष्मी नारायण लाल का है, लक्ष्मी नारायण लाल, इनको याद रखो। रूपा जीवा उपन्यास के लेखक कौन है? 139 रूपा जीवा उपन्यास किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण शर्मा का, या फिर राजेंद्र यादव या फिर अमृतलाल नागर का। रूपा जीवा बताना है। रूपा जीवा इस उपन्यास के लेखक कौन है? रूपा जीवा उपन्यास के लेखक कौन है? और आपको पता है रूपा जीवा, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, उत्तर हो जाता है रूपा जीवा उपन्यास है तो वो है लक्ष्मी नारायण लाल का। लक्ष्मी नारायण लाल का, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका सही होगा। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? यानी कि 140 का उत्तर नटों के जीवन का बताना है। खुरैशी जी, कमला जी, है ना, उमंग जी, जायसवाल, आशा जी। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? और आपने पढ़े हैं दोस्तों, क्या पढ़े हैं? कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट,
है ना, और सेवा सदन। तो नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं है तो किसमें नहीं है, सेवा सदन में। सेवा सदन 1918, ये याद रख लेना, ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है और नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख इसमें नहीं है। और डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें और जो भी साथी प्रोसेस करना चाहते, जो भी साथी कोर्स को लेने चाहते हैं, वो ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें। यहां पर डेमो क्लासें बहुत सारी उपलब्ध हैं। सबसे पहले तो आप डेमो क्लास को देख लो। आपको लगता है कि मुझे पढ़ाई में आनंद आएगा, मजा आएगा और पढ़ने में याद भी होगा, है ना, तो ये ऐप को आप डाउनलोड करें सबसे पहले, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को। ठीक है, और वहां पर डेमो क्लास को देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप पेड कोर्स लेकर के अपनी तैयारी को आगे बनाएंगे, है ना। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? उपन्यास के तत्वों में कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन। बोले सर उपन्यास के हमने जब तत्व देखे तो उपन्यास के तत्वों में कथा वस्तु होता है, चरित्र चित्रण होता है, कथोपकथन होता है, रंग निर्देशन नहीं होता, है ना। विद्वानों के अनुसार उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण और उद्देश्य। ये दोस्तों 6 तत्व होते हैं काय के उपन्यास के। जब उपन्यास लिखा जाता है तो ये 6 तत्वों के आधार पर उपन्यास को लिखा जाता है। इन 6 तत्वों के आधार पर उपन्यास को लिखा जाता है। और कल हमें पढ़ना है दोस्तों जीवनी। अब हम जीवनी पढ़ेंगे, है ना, जीवनी पढ़ेंगे, अकाल पुरुष गांधी, है ना। इन जीवनी को कल पढ़ेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब जो भी साथी चाहते हैं कि हम दोस्तों कैसा पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, व्यवस्थित पढ़ें, क्रमबद्ध पढ़ें, है ना। ऐसा नहीं है कि बोले सर मैंने घटना चक्र तो पूरी पढ़ ली और घटना चक्र से क्या मेरा कल्याण हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि घटना चक्र में ओल्ड पेपर हैं, इससे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन घटना चक्र ही आपके लिए पर्याप्त नहीं है। घटना चक्र को बिल्कुल पढ़िए, पूरा पढ़िए। और घटना चक्र में अगर आप समझते हो कि मेरी पूरी तैयारी हो गई, तो ये पूरी तैयारी नहीं है, आधी तैयारी है, अधूरी तैयारी है अभी। ठीक है, अभी और पढ़ना है आपको। लेकिन घटना चक्र में आपका बहुत सारे प्रश्न आपके कवर हो जाते हैं और आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है। और दोस्तों ये जो कोर्स है हिंदी साहित्य का, जहां पर आपको हिंदी साहित्य के एक तो पूरा तिरकी वीडियो का, आपको हिंदी साहित्य के पूरे तिरकी वीडियो मिलेंगे। दूसरा दोस्तों आपको हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन मिलेगा, तिरकी वीडियो, नोट्स, लाइव क्लासें, हर टॉपिक के बाद टेस्ट और दिन भर टेस्ट, हर डाउट्स का क्लियर, यानी कि सब कुछ यहां पर मिलने वाला है। रेखा तड़के जी, ठीक है, रवि कुमार जी, राम मूरत जी और यश रत्ती जी। ठीक है, हाँ टेस्ट होना है, कल टेस्ट होना है, कल सुबह 8 बजे। पेड मेंबर का कल सुबह 8 बजे आदिकाल पर टेस्ट होना है ना। तो सभी लोग 8 बजे बिल्कुल करेक्ट आपका टेस्ट खुल जाएगा और आप उस टेस्ट को दे पाएंगे। ब्लॉगर किंग जी, सोनू कुमार जी, प्रियंका जी, है ना, सीबीएस सुमन जी, ममता मेहता जी, मंजुला जी। ठीक है, ठीक है, सभी लोगों को, मंजुला जी और सुनील, दीक्षा, सोनू जी, हिंदी पाठशाला, विवेक यादव, अस्मित, रीनू जी, शशि, रेखा, मंजू जी, अंश जी, पूनम जी, रेखा जी और रेखा बोरा जी। ठीक है, वेरी गुड। तेजा भाई, ब्लॉगर किंग, अंजू जी, पूनम जी, अमरेंद्र जी। दोस्तों हिंदी साहित्य को अपन बिल्कुल भी कठिन ना समझें। जो भी क्लास से जुड़े हैं हमारी क्लास से, मैं तो बता दे रहा हूं कि आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, है ना, बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी हिंदी साहित्य में जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। सोनू सिंह जी, सुधा, निधि, निहारिका, विवेक यादव जी। और दोस्तों जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप में रेटिंग जरूर देना, है ना, रेटिंग आपको जरूर देना है। और रेटिंग के बाद आपको रिव्यू यानी कि कमेंट जरूर लिखना है कि आप जब इस क्लास से जुड़े हो तो इस क्लास में आपको किस प्रकार से क्या मिल रहा है, क्या सीखने मिल रहा है, क्या याद हो रहा है। ये रिव्यू आपको ऐप पर जरूर देना है। मैं रिव्यू आप लोगों के जरूर देखूंगा, है ना। रेटिंग भी आपको देना है जो आपको लगे। रेखा जी, हेमलता जी, मंजू यादव जी, दिनेश जी, है ना, पूनम चौधरी जी, सभी को धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़े रहे। सुनीता यादव,
है ना। रचनाएं तो बहुत अच्छे से, रचनाएं कभी नहीं भूलोगे सुनीता यादव जी। सुमन कश्यप, ठीक है, हाँ कंप्लीट होगी पूरी, 1 साल तक ये वैलिड है पूरा कोर्स, और लगभग 4 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा, है ना। अंजलि जी, पूनम, श्वेता जी, कुरैशी, रीता जी, सुलेखा जी, मंजू यादव, गरिमा, सोनू कुमार जी। दोस्तों एक बार पेड क्लास लेकर देखें, जहां पर आपको हमारे जितने भी साथी हैं, सारे जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, वो भी अब ट्रिक बनाने लगे हैं। बोले सर हम भी ट्रिक बनाएंगे अब, तो बहुत सारे नोट्स भी आपको मिल जाते हैं वहां पर, बहुत सारी ट्रिकें भी आपको मिल जाती हैं, है ना, और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है, और डाउट जो भी आपके रहते हैं डाउट भी आपके क्लियर किए जाते हैं। बहुत सारी चीजें तो ऐसी रहती हैं कि जो आपको डाउट में ही रहता है ना। कुछ रचनाएं ऐसी रहती हैं, जैसे एक छंदों का अजायब घर वाली बात है कि छंदों का अजायब घर 2 रचनाओं को कहा जाता है, एक तो आदिकाल में पृथ्वीराज रासो को, दूसरा चंद्रवरदाई जो रामचंद्रिका है, रामचंद्रिका को भी कहा जाता है ना। तो ऐसे कई प्रश्न हैं जिनमें आपको बिल्कुल परमानेंट डाउट है, आप समझते हो कि यही सही है। मैंने कमेंट में भी देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट हम ही से बोलते हैं कि सर आप एक गलत बता रहे हो, है ना, लेकिन उनका डाउट क्लियर है, क्या करें, है ना, उनका डाउट बिल्कुल क्लियर होता है कि नहीं ये तो सही है, बट वो वास्तव में होता गलत है, और बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं कि ये तो सर आप गलत बता रहे हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। श्रीधर मौर्य जी, रेखा जी, मारियन जी, ज्योति सोनी, रामपाल जी, रमा जी, हिंदी पाठशाला, सभी को धन्यवाद। सभी लोग लाइक करें, जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें, सुबह 9:30 बजे वाली क्लास देखें, ठीक है। आज के वीडियो के लिए, है ना, वीरेंद्र जी, करण सिंह जी, सरोज, दिव्या, शोभा जी और महेश सिंह जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग, हेमलता, राकेश, बिलोगर, संजय जी, ठीक है, और विवेक जी, सभी को धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय